अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक का टॉपिक 2.4 थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस। यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ और मैं हूं आपका मेंटोर जैन शबीर। तो देखो, हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया इससे पहले, फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने दो दो तरीकों से जो है वो ड्राइव किया। एक मैथमेटिकल वे था, एनालिटिकल अप्रोच, और दूसरा ग्राफिकल मेथड था। अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी इन्हीं दो तरीकों से जो है वो ड्राइव करेंगे। लेकिन जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था कि जब भी तुम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी एक्सप्लेन करोगे, उससे पहले कुछ अजम्पशंस हैं। ये अजम्पशन मैं पिछले 3 लेक्चर से जो है वो रिपोर्ट करता आ रहा हूँ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। तो आज फिर ये अजम्पशंस देखो। अजम्पशन क्या है? सबसे पहले अजम्पशन है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर टू बी कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, वो तुम लोगों ने कांस्टेंट कंसीडर करना है। मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में इसे बड़े डिटेल से बताया कांस्टेंट कंसीडर करने से क्या होगा। वहां पे आज मैंने इंपॉर्टेंस भी लिखी है, ये भी टॉपिक का पार्ट है बाकायदा तौर पर। फिर उसके बाद दूसरी असम्पशन क्या? पहली असम्पशन है कि एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होना चाहिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन इम्प्लीकेबल नहीं है, उस पर इक्वेशन ऑफ मोशन सही रिजल्ट प्रेडिक्ट करके नहीं देगा। दूसरी असम्पशन क्या? द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। ठीक है। और तीसरी है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन टू बी वी आई। जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वो वी आई टेकन करनी। अच्छा देखो, इन अजम्पशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली अजम्पशन क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर टू बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, उससे क्या होता है? तुम लोगों को बेनिफिट क्या होता है? जो तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विच सिंप्लीफाइज द इक्वेशन। अगर तुम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे फॉर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन तुम लोगों को देखने को मिलेगी। और इससे क्या होता है? तुम लोगों की इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। दूसरी असम्पशन क्या है? बड़ी डिटेल से मैंने इसे जो है वो पिछले और उससे पिछले लेक्चर में इनफैक्ट जो है वो डिस्कस किया हो। दूसरी असम्पशन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी असम्पशन क्या है? कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उससे क्या हो रहा है? उसका बेनिफिट तुम लोगों को ये है, देन वेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज स्केलर। इसमें जो वेक्टर क्वांटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, उनको तुम लोग एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हो। मतलब वेक्टर को तुम लोग बोल्ड करके लिखते हो या एरो हेड ऊपर डालते हो, तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन में तुम लोग एरो हेड या बोल्ड सिंबल नहीं देखोगे। इसकी एक वजह यह है कि हम ये अजम्पशन अज्यूम कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो सूरज में वेक्टर को तुम लोग एज अ स्केलर ट्रीट कर सकते हो। मतलब तुम लोगों को उसकी डायरेक्शन की फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपली तुम लोग उसके मैग्नीट्यूड के साथ खेल सकते हो। और नंबर 2 पे बस हम लोगों ने स्पेसिफाई करना है इनिशियल डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना है। लेट्स सपोज अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो तुम लोगों ने कहना है इस डायरेक्शन में जितनी भी सारी क्वांटिटीज है उन्हें मैं पॉजिटिव लूंगा। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से ऑपोजिट मूव करेगा तो उससे जो है वो नेगेटिव लूंगा। बस ये दो जो से डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। नंबर 3 पे द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन टू बी वी। जो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वो वी तुम लोगों ने टेक करनी है। अब इससे क्या होगा? इसकी बेनिफिट यहाँ पे लिखा है, वी इज इनिशियल वेलोसिटी देन डायरेक्शन अलोंग वी कंसीडर टू बी पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी वी है तो वी के अलोंग जो डायरेक्शन होगी उसे मैं पॉजिटिव लूंगा और इसके ऑपोजिट वाले को ऑब्वियसली टेकन टू बी नेगेटिव। ठीक है। तो ये assumption है। पहले assumption का बेनिफिट क्या? एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर टू बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो उससे बेनिफिट तुम लोगों को ये मिलता है कि इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ तुम लोगों के पास बनता है। इससे इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो स्केलर कैन वेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज स्केलर्स। और इनिशियल वेलोसिटी अगर वी है तो पॉजिटिव डायरेक्शन विल बी टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वी। ये assumptions हैं और ये इंपॉर्टेंस ऑफ दीज assumptions हैं। इन assumptions की इंपॉर्टेंस। अब जैसे वो थर्ड इक्वेशन मोशन की तरफ आते हैं, इसे ट्रैक करते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने डिस्कस किया दो वेज हो सकते हैं इक्वेशन मोशन को ड्राइव करने के। एक जो है वो एनालिटिकल अप्रोच है या मैथमेटिकल डेरिवेशन है सिंपली एनालिसिस करते हुए, और दूसरा ग्राफिकल मेथड है। सबसे पहले अगेन मैथमेटिकल अप्रोच को डिस्कस करते हैं या एनालिटिकल अप्रोच को। तो देखो, इन assumptions को लिखने के बाद तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो लिखना है। इंपॉर्टेंस लिखो ना लिखो, लेकिन assumptions मेंशन करना कंपलसरी है। कंसीडर
अच्छा देखो, वही बात जो कि मैं पिछले 2 लेक्चर से रिपीट करता आ रहा हूँ, कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग फ्रॉम वी आई टू वी एफ। अगर देखो, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मान के चलो 2 मीटर पर सेकंड स्केयर के साथ एक्सेलरेट करते हुए वो जिनसे वो मूव कर रहा है, तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन बताता है सिंपली तुम लोगों को चेंज इन वेलोसिटी, कि एक बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्केयर है तो ये बताता है कि बॉडी की हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी और वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 12 हो जाएगी, फिर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 14 हो जाएगी, और ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे भी 2 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी 2 का, और आगे भी 2 का चेंज आएगा। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, अगर इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, तो टोटल टाइम इंटरवल टी के बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उसकी वेलोसिटी हो जाती है वी एफ, तो यही है। कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग फ्रॉम वी आई टू वी एफ इन टाइम इंटरवल टी। इस टाइम इंटरवल टी में जब बॉडी की वेलोसिटी वी आई से वी एफ होगी, उस सूरत में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इसका जो है वो फॉर्मूला इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को मैं इंटरचेंजेबल इसी वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी वजह से मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इंटरचेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यही मैंने लिखा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन ये वेलोसिटी के सबस्क्रिप्ट में मैंने एवरेज भी लिखा है। ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर मान के चलो मैं कहता हूं कि अगर एक बॉडी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, मैं चेंज तो नहीं कर रहा ना वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो बताना है 5 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। टाइम मुझे गिवन है, वेलोसिटी पता है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 × 5। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज कर रही है जो कि अपने सिनेरियो में, और चेंज किस तरीके से हो रही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो उस सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। रिमेंबर दिस प्लीज, रिमेंबर दिस। ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर द केस व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है फिर ये भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है, फिर कोई और फॉर्मूला है, उसके लिए अलग स्टेप्स हैं। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं एस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर इनिशियल वी आई है, फाइनल वी एफ है, तो एवरेज वी एफ दोनों को एड अप करो, और 2 के 2 क्वांटिटीज है ना, तो 2 पे डिवाइड कर दो, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। और टाइम तुम्हारे पास है टी। ओके ओके। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात डिस्कस करता चलूं, चलो ये ना बाद में देख लेंगे। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी तुम लोगों के पास वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी, ऐसी है। इसमें कुल मिला के मैंने तुम लोगों को पहले लेक्चर में ये बताया था, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कुल मिला के 5 एंटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी फाइनल वाली, और इनिशियल वेलोसिटी इनटू और एक्सेलरेशन। पहले में क्या है? वी एफ है, वी आई है, टाइम है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दूसरी में एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। दूसरी में क्या है? ये पहली वाली की टर्म्स थी, दूसरी में डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से ड्राइव है कि तुम लोगों के पास यहाँ पे टाइम नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है, मतलब वो क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स, अभी हमने ड्राइव तो करना है लेकिन मैं वैसे एक बात समझा रहा हूँ, 2s इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर। यहाँ पे टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम नहीं है, वी एफ। मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का बेनिफिट ये है कि अगर तुम लोगों को टाइम ना भी बताओ, बस तुम लोगों को ये बताया गया हो कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी उसकी है 40 मीटर पर सेकंड, और वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा? टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम के बाद, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी रिपोर्ट की एक्सेलरेशन बताया, तो तुम लोग सिंपली इस इक्वेशन मोशन से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। तो यहाँ पे टाइम वाली एंटिटी नहीं है। मतलब अब मुझे यहाँ पे करना क्या है? थर्ड इक्वेशन मोशन ड्राइव करनी, तो मुझे इस टाइम वाली एंटिटी को यहाँ से निकालना होगा। कैसे निकालूंगा? मैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन को इस्तेमाल करूंगा, रेफरेंस कर देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये मैंने बोला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली सिंपली फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी ये भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनफैक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है।
वी एफ माइनस वी आई प्लस 18 डिवाइड बाई टी, मतलब इसे रीअरेंज करोगे ना, वी आई इधर आके माइनस वी एफ माइनस वी आई और टाइम नीचे आके डिवाइड, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। लेकिन मुझे तो टी फाइंड आउट करना है, तो टी मेरे पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई, ये टाइम निकल आया, इसकी वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट करो। ये इंपॉर्टेंस मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ। यहाँ पे मैं सिंपली पुट कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट गाइस। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, वी ए प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, और टाइम की जगह मैं यहाँ पे ये एंटिटी लिख रहा हूँ, टाइम इक्वल्स वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अच्छा इसे ना मैं ना थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वी एफ प्लस वी आई प्लस इंटू वी एफ माइनस वी आई, 2 इंटू ए, सिंपली 2a। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, तुम लोगों ने जो सी वो लोअर क्लासेस में एक सिंपल फॉर्मूला बनाया है, किस चीज़ का, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी तो देखो ये किसके बराबर होगा, ये अगर मैं इसे ए बोलूँ ये बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सिंपली यही फॉर्मूला बना रहा है तुम्हारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ठीक है, ए प्लस वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई विल बी इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइड बाई 2a। 2a को सिंपली इधर लाके मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 2as इक्वल्स वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी एनालिटिकल अप्रोच के जरिए से। अब ग्राफिकल मेथड को देखते हैं, इसे नोट डाउन कर लो तुम लोग। ओके ठीक है बच्चों, ग्राफिकल मेथड को अब डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं चंद एक चीजें तुम लोगों को बता दूं, अगेन रिमाइंड करवाता चलूं। क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, अगर ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी का। अगर 10 मीटर पर सेकंड के साथ बॉडी मूव कर रही है तो, और 10 मीटर पर सेकंड के साथ ही मूव करती जा रही है, तो मेरे पास इस तरीके का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरे पास बनेगा। अगर मैं इस ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड आउट करूं कि इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया आ रहा है, तो ये मेरे पास फिगर बन रही है सिंपली एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ को विड्थ के साथ सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया अंडर द ग्राफ विल बी एरिया अंडर द ग्राफ, लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ में मेरे पास कौन सी एंटिटी है, वेलोसिटी, और विड्थ में मेरे पास टाइम। एरिया अंडर द ग्राफ विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। एरिया अंडर द ग्राफ किसके बराबर है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ में मेरे पास है वेलोसिटी और विड्थ में मेरे पास टाइम। विड्थ पे ये मेरे पास विड्थ होगी और ये मेरे पास लेंथ होगी। लेंथ इनटू विड्थ करूंगा मेरे पास आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, अभी मैंने बताया वेलोसिटी इनटू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी एक पॉइंट लिखा था, अगेन रिमेंबर रखो, एरिया अंडर दी वेलो, अगर मैं एरिया अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली डिस्टेंस के बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये हिंट भी है तुम लोगों के पास कि अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम लोगों को दे दिया जाए, किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेट्स सपोज अपने वाले ही केस देख लेते हैं, कोई इस शेप का, और वो तुम लोगों के ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो तुम लोगों ने बताना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो तुम लोग क्या करोगे, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लोगे सिंपली। तो तुम लोगों के पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना एरिया वो फाइंड आउट करो तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ provides the distance covered by the object। ओके अच्छा देखो
ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर मुझे इस ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड आउट करना है तो लास्ट टाइम मैंने कैसे फाइंड आउट किया था, इस ग्राफ को स्प्लिट कर लिया था दो हिस्सों में। एक मेरे पास बन रही थी ट्रायंगल और एक बन रही है रेक्टेंगल। तो मैंने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, दोनों को ऐड किया तो एरिया अंडर द ग्राफ आ गया। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करूं, मैं इसे एक सिंगल एंटिटी के तौर पे ज्यूम करूं, मतलब इसका मुझे जो से वो एरिया फाइंड आउट करना है सिंगल, मतलब दो हिस्सों में स्प्लिट नहीं करना, तो मेरे पास एक यूनिक फिगर बन रही है। कैसी, किस टाइप की फिगर है? ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कुछ इस टाइप की फिगर बन रही है जिसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। इस फिगर का मैथ्स में नाम है ट्रेपीजियम। इस फिगर को बोला जाता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है कि जिसकी कोई सी भी दो साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और कोई सी भी दो साइड्स अनपैरेलल या नॉन पैरेलल हो। मतलब ये जो सी वो पैरेलल नहीं है जबकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ऐसी फिगर को बोला जाता है ट्रेपीजियम, जिसकी एटलीस्ट या कोई सी भी दो साइड्स अगर पैरेलल हो उस फिगर को बोला जाता है ट्रेपीजियम। तो ये मेरे पास है ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का जो एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है, अगर ये मेरे पास साइड ए है, ये मेरे पास साइड बी है, ये सी है और ये डी है, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ट्रेपीजियम, ऊपर लिखता हूं ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसे नोट डाउन करना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है? फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होगा कि जो पैरेलल साइड्स की लेंथ है उनका सम 1/2। अब यहां पे पैरेलल साइड ए है, पैरेलल साइड बी है, ए प्लस बी का सम, और इन दोनों के दरमियान पैरेलल साइड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। वो डिस्टेंस कितना है? डी है, तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा सिंपली डी के साथ। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इस तरीके से आता है। तो इसी तरीके से जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के जरिए से। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। वही कंसीडर करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बॉडी है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और पॉइंट बी तक जाती है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ये इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी, वी आई विल बी इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। अच्छा, कितने टाइम में बॉडी ए से बी तक पहुंची, इसका मैं नीचे प्रोजेक्शन ड्रा करूंगा। ये मेरे पास पॉइंट डी होगा, अगर ये पॉइंट ओ है तो बॉडी इतने ओ डी टाइम में, ये टाइम वाली एक्सिस है, ओ डी टाइम में बॉडी ए से बी तक पहुंची। यहाँ से भी मैं हॉरिजॉन्टल जो है वो प्रोजेक्शन ड्रा करूँ, मतलब सिंपली तुम लोगों ने बी से एक नीचे और ए से हॉरिजॉन्टल एक प्रोजेक्शन जो है वो ड्रा कर देंगे। ये पॉइंट होगा सी। अगर ये ओ ए वी आई है तो सी डी भी, सी डी लेंथ भी ओ ए लेंथ के बराबर है तो सी डी भी वी आई ही के बराबर होगी। ये लेंथ वी एफ है तो ये लेंथ भी वी एफ के बराबर होगी। ओके, ठीक है। मुझे इस ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड आउट करना है एज अ सिंपल एंटिटी बाय यूजिंग अ सिंपल एंटिटी। तो एरिया अंडर द ग्राफ सिंस किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला जो भी मैंने लिखा था उससे जो है वो रेफरेंस करना यहाँ पे। और कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द हाइट या डिस्टेंस। यहाँ पे जो हाइट है वो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, हाइट लिख लो या डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स लिख लो, एक बात है। ये मेरे पास पैरेलल साइड्स हैं ओ ए और ये बी डी, ये मेरे पास दो पैरेलल साइड्स हैं। इन दोनों के दरमियान हाइट कितनी है इन दोनों की, या इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितने हैं? ये ओ डी का, ये टी का डिस्टेंस है। ओके, एस एरिया अंडर, उसी पॉइंट को यहाँ पे जो है अगेन लिखो एरिया अंडर वेलोसिटी
टाइम ग्राफ provides the distance एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम लोगों को बताता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। सो एरिया की जगह एरिया अंडर द वेलोसिटी, इसकी जगह मैं लिख लूंगा सिंपल डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया। ओके 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी, ओ ए और बी डी, ओ ए प्लस बी डी, और इन दोनों के दरमियान पैरेलल साइड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ओ डी का इंटू ओ डी। अब इन टर्मिनोलॉजीज को जो से वो रिप्लेस कर दो, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1/2 ओ ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के वी आई, बी डी किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के, है ना, वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है वी एफ, और ओ डी मेरे पास बराबर है टाइम के। अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम का कोई अमल दखल नहीं है, तो थर्ड टाइम को जो से वो अगेन रिप्लेस कर दो बाय यूजिंग अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इक्वल्स वी एफ माइनस, बल्कि तुम लोग ऐसा करो उसी को रेफर करना, यहाँ से उसी को रेफर करो, वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी, ये साइड पे लिखो, इसे रीअरेंज करोगे तो एक्सेलरेशन तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम को इधर ले आओ वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, तो टाइम का ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो, डिस्टेंस इक्वल्स 1/2 वी एफ प्लस वी आई, ओके वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, इन दोनों को अगेन इकट्ठा कर लो, 2 एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एफ प्लस वी आई यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है 2a के साथ मल्टीप्लाई, और ये जो से वो न्यूमरेटर में आ गया, ये डिनोमिनेटर में चला गया 2a। अब ये वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई, ये बराबर होगा वी एफ स्केयर माइनस वी ए स्केयर के। अगेन फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये बराबर होगा वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर डिवाइडेड बाई 2a, 2a इधर लाके मल्टीप्लाई कराओ, 2as इक्वल्स वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन मोशन को ड्राइव किया ग्राफिकल वे के साथ, इससे पहले एनालिटिकल वे के साथ भी ड्राइव किया। इसी तरीके से ये तीनों इक्वेशन मोशन की जो सीरीज थी वीडियोस की 3 वीडियोस, ये कंप्लीट हुई, टॉपिक 2.4 कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये छोटी सी एफर्ट। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दो।